कानून तकलील इफादा मुक्तदम को डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और यूटिलिटी चैप्टर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ला है। कानून तकलील अफादा मुक्तदम, कानून तकलील अफादा मुक्तदम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जिक्र किया कानून तकलील अफादा मुक्तदम का, तो तकलील को देखेंगे, अफादे को देखेंगे और मुक्तदम को। अब अफादा क्या है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अपना सब कुछ एक एक चीज़ को अफादे से रिलेटेड, इब्तदाई अफादा क्या है, कुल अफादा क्या है, आपके पास क्या सब बातें मैं बता चुका हूँ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कानून तकलील अफादा मुक्तदम। तकलील का मतलब होता है कम होना, कम, अफादे का कम होना। और वह कौन सा अफादा होगा? मुक्तदम का। मुक्तदम अफादा कम होना चाहिए ला के मुताबिक। अगर आप बुक के पेज नंबर असूल माशियात आइकॉम की बुक के मुताबिक अगर देखें तो पेज नंबर 10 बनता है। और पेज नंबर 10 पर अगर आप देखें तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि इसको बयान करने वाले मार्शल हैं, इसको बयान करने वाले मार्शल हैं। और मार्शल अपनी तारीख में क्या कहते हैं कि किसी शख्स के पास एक शय की मिकदार में इजाफा होते जाने से इसको जो मजीद फायदा हासिल होता है तो वो शय की हर जायद इकाई के साथ घटता है, जबकि बाकी अमूर जूं के तूं रहते हैं। किसी शख्स के पास एक शय की जितनी मिकदार में इजाफा होते जाने से जो मजीद फायदा हासिल होता है वो शय की हर जायद इकाई के साथ घटता है। कहने का मकसद ये है कि आपका फायदा बढ़े, लेकिन आपका फायदा तो बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज यूज की जाती हैं, तो उसका हासिल होने वाला फायदा कम होता चला जाता है। ठीक है, अगर बात करें मिसाल की, तो मिसाल से अगर हम इसको बयान करें, मिसाल में क्या कहना चाह रहा है, मिसाल से वजाहत करते हैं, मिसाल से वजाहत की कंडीशन देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं। कहता है फर्ज करें कि कोई शख्स आम खाना शुरू करता है, आम खाना शुरू करता है, तो वो पहले आम को खाएगा। पहले आम को खाने के बाद दूसरा आम खाने की ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश जो होगी वो निस्बतन कम हो जाएगी। जो पहले आम पर उसकी ख्वाहिश होगी और दूसरे आम पर उसकी ख्वाहिश पहले की निस्बत, बानिस्बत पहले की निस्बत उसकी कम हो जाएगी। और इसी तरह मजीद जब वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी ख्वाहिश और कम हो जाएगी और वो जो कम होना है वही तो उसका फायदा कम होने को शो करेगा। ठीक है, वही चीज जो होगी उसके फायदे को कम करेगी। इसी तरह तीसरा आम, और इसी तरह चौथा और पांचवा। अगर हम बात करें दूसरे, तीसरे और चौथे की और पांचवें की, तो वो फायदा आपका कम होता जाएगा। और एक वक्त आएगा कि जब आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस्तेमाल करने के बाद चौथे पर जब जाएंगे और पांचवें पर जब आप जाएंगे तो आपका फायदा जो होगा वो बिल्कुल ही सिफर हो जाएगा। उसके बाद सिफर के बाद आपका मनफी में चला जाएगा और वो जो अफादा होगा वो मनफी अफादा कहलाएगा। इस चीज को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक टेबल के जरिए से, एक गोशवारा के जरिए से उसकी मैं वजाहत करूंगा और हम देखेंगे कि वो किस तरह आपको क्या नाम है वैल्यूज की सूरत में पेश करके समझाऊंगा। आम जितने हमने यूज करने हैं उस हिसाब से आपने लिख लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। नंबर ऑफ सिक्स वैल्यूज हमने यूज की हैं, 6 यूनिट यूज की हैं। और हमने इसको बनाने के लिए, इस गोशवारे को बनाने के लिए मैंने आपको इंतहाई आसान वैल्यू सिखानी है। मैंने जो आपको वैल्यू सिखानी है वो हमने कुल अफादे की नहीं बल्कि हम मुक्तदम अफादे की सीखेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक भी अगर देखें तो कानून तकलील अफादा मुक्तदम है। अफादा कौन सा? मुक्तदम अफादे को हमने डिस्कस करना है। तो मुक्तदम अफादे की मैं आपको वैल्यू सिखाने जा रहा हूं और उसने आपसे पीछे जो कुछ वर्डिंग इस्तेमाल की थी उसी वर्डिंग को मैं समझाऊंगा। उसने कहा था पहले की निस्बत दूसरे की वैल्यू और तीसरे की वैल्यू और चौथे की वैल्यू कम होती नजर आएंगी आपको अफादे की सूरत में।
तो पहले जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, पहले जब इस चीज का इस्तेमाल किया तो आपकी ख्वाहिश की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, तो आपकी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे आपकी ख्वाहिश कम हुई तो आपकी वैल्यूज भी कम होना शुरू हो गई, और एट द एंड चौथे यूनिट पर अगर आप देखें, चौथा यूनिट जब आया तो वो 0 हो गई, और 5वें यूनिट पर वो माइनस में चली गई, और छठे यूनिट पर भी वो माइनस में रही। अब हमने मुख्तलिफ मफादे से कुल अफादे को बनाना है। ये 6 को आप एज इट इज लिख लें। 6 को एज इट इज लिखने के बाद 6 में आप ये 4 ऐड करें। देखिए कुल अफादा बनना चाहिए था और उससे मुख्तलिफ मफादा बनना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इंतहाई आसान करके समझा रहा हूं कि आपने मुख्तलिफ मफादे को समझना है और उसके बाद आपके पास कुल अफादा खुद ही बनना शुरू हो जाना है। अगर आप 6 को एज इट इज लिखें और उसमें 4 ऐड करें तो 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास 12 में 0 करते हैं तो एज इट इज आपके पास 12 वैल्यू आएगी, और इसमें से अगर हम -2 माइनस करते हैं तो आपके पास 10 बचेगा। 10 में से आपने -4 भी माइनस किया तो आपके पास कितना बच रहा है? 6। और वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले वो चीज बढ़ेगी, 6, 10, 12 होगी, और उसके बाद एट द एंड वो स्टिल एक जहां पर रुकेगी 10 पर, और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसकी वजाहत करें, गोशवारे को देखें, तो जिस तरह हमने यूनिट इस्तेमाल किए हैं कि पहले यूनिट पर आपके पास अफादा कितने हैं? 6, 4, 2, 0, -2, -4। इसी तरह अगर हम कुल अफादे की बात करें, टोटल यूटिलिटी की बात करें, तो टोटल यूटिलिटी पहले हमारा 6 है, पहले वो हमारा बड़ा है, 6 से वो 10 पे गया, 10 से 12 पे गया, फिर वहीं पर स्टिल रुका है, रुकने के बाद वो कम होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें जैसे जैसे आपका फायदा बढ़ा या कम हुआ है, उसी तरह आपने इसकी वजाहत में इसको एक्सप्लेन कर देना है, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की मदद से भी सीखेंगे कि उसने किस तरह डायग्राम में आपको ये चीज सिखाई है। तो आपके पास बुक है, बुक पे से आपने क्या नाम है वैल्यूज को सामने रखना है। जो मैंने अभी आपके सामने टेबल ड्रा किया था, बनाया था, उसी को मैं एक्सप्लेन यहां पर आपके सामने करूंगा, क्योंकि आपकी कुछ वैल्यूज माइनस में जानी है तो कुछ वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहनी है। ये आपके पास ओरिजिन होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पर आपके पास ओरिजिन है जो कि माइनस में, इक्वल डिफरेंस रखें, यहां से आप इक्वल डिफरेंस रखें और वैल्यूज को प्लॉट करें। हमने 2-2 का डिफरेंस ले लेना है। आपकी वैल्यूज जो टेबल वैल्यूज थी उनमें भी 2-2 का डिफरेंस था, उन वैल्यूज को देखते हुए मैंने यहां पर से 2-2 का डिफरेंस ले लेना है, और 2-2 के डिफरेंस के मुताबिक मैंने यहां पर नंबर ऑफ वैल्यूज ले लेनी है। यहां पर भी आप इक्वल डिफरेंस रख लें, क्योंकि हमने 6 यूनिट यूज किए थे तो 6 यूनिट ही हम यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चे इस जगह पर जो चीज को लिया गया है उसका नाम शो नहीं करते, आपने ये चीज को शो करना है। हमने यहाँ पर शय की इकाई को यूज किया है तो वो हमारे नजदीक क्या थी? आम। और यहाँ पर हमने बात की है मुख्तलिफ मफादे की। मुख्तलिफ मफादा है तो उसको आपने मुख्तलिफ मफादा बताना है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी आपने उसको ये लाजमी शो करना है कि क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ यूनिट्स लिखेंगे जो कि हम यूज कर चुके हैं। अब हमारे पास अगर आप टेबल को देखें तो पहले यूनिट्स पर कितना यूटिलिटी था? हमारे पास पहले यूनिट पर 6 था। अब बात यह है कि आपके पास 3 कॉलम थे। पहले में नंबर ऑफ यूनिट्स आम की सूरत में यूज किए गए थे 6, दूसरा हमने कुल अफादा यूज किया था, और तीसरा हमने मुख्ततम अफादा। मुख्ततम अफादा में हमारे पास जो वैल्यूज थी 6, 4, 2, 0, -2 और -4, उसी को हम शो करेंगे ला के मुताबिक, क्योंकि हमारा ला है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या है? तकलील कमी को हमने शो करना है, और वो किसकी कमी? मुख्ततम अफादा की। मुख्ततम अफादा की कमी है तो हमने यहाँ पर वैल्यूज भी मुख्ततम की लेनी है, तीसरे कॉलम को लेना है। आइए बनाते हैं हम इसको और देखते हैं कि किस तरह आपस में मिलेंगी वैल्यूज। क्योंकि आपकी पहली वैल्यूज पर आपका यूटिलिटी कितना है? 6, तो आपने 6 पर जाना है और दोनों वैल्यूज को मिलाना है, और इसी तरह 2 पर, आप शेडेड एरिया की सूरत में क्या नाम है इन वैल्यूज को आपस में अटैच करें, और उसको बाद में आप फुट की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं, या पहले भी आप फुट की मदद से कर सकते हैं। दोनों सूरतें मैंने आपको सिखाई हैं, जो भी आप करना चाहें, जो आपको बेहतर लगे। ये आपके पास एक स्लोप बनने जाएगी।
देखिए हम 3 यूनिट यूज कर चुके हैं, चौथे यूनिट पर अगर आप बुक पर देखें, लास्ट जो मैंने भी आपके सामने टेबल बनाया था, अगर उस आप टेबल को देखें तो चौथे यूनिट पर आपकी वैल्यू 0 हो चुकी है, जो कि हम 0 पे ही हैं। उसके बाद आपने इन्हीं डिफरेंस को रखते हुए माइनस की 2 वैल्यूज यूज करनी है। ये यूनिट नंबर 5 पर आपका कितना यूटिलिटी हो चुका था, -2, और यूनिट नंबर 6 जो आपने यूज किया था, जो कि 6 आपने यूज किया था, उस पर आपके पास 6 हो चुका था और ये आपके पास 5 हो चुका था। अब आप इन पॉइंट्स को बना लें, थोड़ा सा डार्क कर लें और इनको आपस में मिला दें। ये आपके पास स्लोप बन चुकी है, जिसे हम झुकाव बोलते हैं। कानूने तकलील अफादा मुख्ततम, क्योंकि तकलील का मतलब कम होना है, अफादा कम होना किसका, मुख्ततम का। ये देखिए कम होता शोर है। अगर आप देखें तो हम उसको डायग्राम की मदद से भी समझा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कानूने तकलील अफादा मुख्ततम का खत बन चुका है। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। जी बच्चों समझ आ रही है, यहां तक कोई मसला तो नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई दुश्वारी? मेरा ख्याल है कि आप सबको यकीनन समझ आ रही होगी, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, ये इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको क्या नाम है बता दिया है। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हैं और बासानी बना सकते हैं। जिस तरह हमने इसको बनाया है वैसे ही आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है, आपने इसकी वजाहत भी करनी है। ठीक है, इसके फौरन बाद इसके मफरूजात आ जाते हैं, इसके मफरूजात आते हैं। आइए हम उसको भी क्या नाम है व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूं और उसको आपको सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। कानून तकलील अफादा मुख्ततम के मफरूजात, assumptions of law of diminishing marginal utility, के आप कानून तकलील फायदा मुख्ततम के मफरूजात को डिस्कस कर रहे हैं। किनको डिस्कस कर रहे हैं? मफरूजात को डिस्कस कर रहे हैं। मफरूजात जो होते हैं assumptions होती हैं। ये assumption में पहली जो आप assumption कर रहे हैं, मफरूजा आप सोच रहे हैं, वो आपके पास सूटेबल क्वांटिटी है कि आपकी मिकदार जो होनी चाहिए, क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो बहुत सूटेबल होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना कि बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे वो एक एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उससे फादियत हासिल करना चाहते हैं तो पानी को पीने की जो चीज होगी उसकी मिकदार जो होगी वो बहुत मुनासिब होनी चाहिए, सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ना कि चम्मच की सूरत में पिया जाना चाहिए, ना कि जग की सूरत में पिया जाना चाहिए, बल्कि गिलास की सूरत में उसको मुनासिब समझा जाएगा और उसके जरिए से पिया जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए। दूसरा पॉइंट, मुसलसल और लगातार, मुसलसल और लगातार इस्तेमाल होना चाहिए। मुसलसल और लगातार इस्तेमाल होना चाहिए कि आप गिलास पानी का पीने लगे हैं तो आप उसको पिए, मुसलसल पिए। ये नहीं कि गैप के साथ सुबह दोपहर शाम की सूरत में नहीं होना चाहिए, मुसलसल और कंटिन्यूसली आपने उसका इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट, यकसा इकाइयां होनी चाहिए। इकाइयां जो हों वो यकसा यूनिट हों। ये नहीं कि आप एक दफा पानी का गिलास पिए, एक दफा आप जूस का गिलास पिए, एक दफा आप शरबत का गिलास पिए, एक दफा आप क्या नाम है बोतल का गिलास पिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज डिसाइड कर लें और उसी चीज को आपने कंटिन्यूसली क्या नाम है मुसलसल इस्तेमाल करना है। सारिफ की ज़हनी कैफियत ना बदले, सारिफ की ज़हनी कैफियत तब्दील ना हो, सारिफ की ज़हनी कैफियत तब्दील ना हो जाए। कैसे? देखिए ये पॉइंट समझने वाला है, इस पॉइंट को समझिए। मिसाल के तौर पर यहां पर वो मिसाल देता है, कहता है अगर किसी शख्स को आम खाने के दौरान ये बात याद आ जाए कि डॉक्टर ने आमों को इसकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद करार दिया है तो वो बहुत चाहत से खाएगा और उसकी अफादियत कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारिफ की ज़हनी कैफियत ही बदल जाए, सारिफ की ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है बेटा, सारिफ की ज़हनी कैफियत तब्दील ना हो। ये इसके हमने मफरूज़े जो कि सोचे थे वो हम पढ़ रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5 में क्या चीज देखेंगे हम? पॉइंट नंबर 5 में हम देखने जा रहे हैं सारिफ की आमदनी तब्दील ना हो। कैसे? देखिए इस कानून के दुरुस्त होने के लिए यह भी जरूरी है कि सारिफ की आमदनी में तब्दीली ना हो।
क्योंकि आमदनी तब्दील होने से सारिफ की कुव्वत खरीद तब्दील हो जाएगी, जिससे शय की अफादियत भी बदल जाएगी। शय की अफादियत बदल जाएगी तो फिर उसकी वो जो बात समझाने का मकसद था वो पूरा नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं मफरूजे के तौर पर कि उसके मफरूजात क्या थे। ठीक है बेटा, यकीनन आप सबको समझ आ रही होगी, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान वर्डिंग में उसने बुक में आपको एक्सप्लेन किया है। आइए इसके बाद हमने लिमिटेशंस पढ़नी है। ला की क्या लिमिटेशन है, हदूद हैं, वो हदूद को भी हमने डिस्कस करना है। हदूद में क्या कहता है, कहता है कानून तकलील फादा मुख्ततम की हदूद। हदूद में वो हदूद को बयान करता है और बताता है कौन कौन सी हदूद हैं। आपके पास इल्म है, पहला पॉइंट मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। इल्म है, देखिए इल्म की इसमें शामिल इसलिए इल्म नहीं है, अफादा में जब भी हम जिक्र करेंगे तो इल्म नहीं आएगा। इल्म क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इल्म को जितना भी हासिल करते जाएं, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं जी अब इससे भर गया हूं, फुल हो गया हूं, रज गया हूं, कंप्लीट हो गया हूं। ऐसा नहीं है। इल्म जितना भी हासिल किया जाएगा वो कम ही तस्वर किया जाता है, क्योंकि इंसान सारी जिंदगी ही इल्म सीखता रहता है। तो इल्म भी इसमें नहीं आएगा। दूसरा माला दौलत, माल भी नहीं आता इसमें। माल लो दौलत का मतलब है कि कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि मेरे पास दौलत आना खत्म हो जाए, मतलब क्या मैं दौलत हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि हर बंदा यही कहता है मेरे पास दौलत पहले से भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तारीखी चीजें भी नहीं आएंगी इसमें, तारीख से रिलेटेड जो चीजें होती हैं तारीखी, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। कुछ लोगों को तारीख से रिलेटेड चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है, अपने पास इकट्ठी करके रखने का शौक होता है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उसकी इफादियत भी कम नहीं होती, उसकी इफादियत बढ़ती ही है। नमूदो नुमाइश भी इसमें शामिल नहीं होगी। नमूदो नुमाइश क्यों शामिल नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग नमूदो नुमाइश की खातर, लोगों को दिखाने की खातर ऐसी महंगी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनमें उनके पैसों के मुताबिक, उनकी कीमत के मुताबिक उसमें इफादियत नहीं होती, लेकिन उनका मकसद सिर्फ क्या होता है, लोगों को दिखावा करना होता है। और पांचवी चीज जो कि आपके सामने, पांचवी चीज जो है वो क्या है, आपके सामने पांचवी चीज है नशावर चीजें। नशा, मैंने पहले कहा नशावर चीजें जो होते हैं उनकी अफादियत जो होती है वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। नशावर चीजों के अंदर आप किसी भी नशा करने वाले शख्स को, जब कोई नशा करता है तो वो अपने होशो वास में नहीं रहता है, उसकी इफादियत कैसे कम होगी, उसकी इफादियत तो उसके लिए बढ़ेगी। इसलिए ये सब चीजें इसकी हदूद में नहीं आएंगी, इसकी लिमिटेशन में नहीं आएंगी। ना इल्म आएगा, ना मालो दौलत आएगा, ना तारीखी चीजें आएंगी, ना नमूदो नुमाइश आएगी, ना नशावर चीजें आएंगी। ये सब चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। ठीक है बेटा, ये वो चीजें हैं जो क्या नाम है इंतहाई इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और इसमें शामिल नहीं होती हैं। हमारे यहाँ लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हमारे नजदीक जो है यहां तक इंपॉर्टेंट समझा जाता है, पूरे सवाल को हदूद तक ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, लेकिन इसकी अमली तौर पर अहमियत जो है वो भी टॉपिक का हिस्सा ही है आपकी बुक में, तो वो भी मैं आपको पढ़ा लेता हूं, लेकिन यहां तक ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं कि बुक के मुताबिक वो क्या कहना चाह रहा है। तो कानून तकरील फादा मुख्ततम की अमली अहमियत क्या है, उसमें पहला पॉइंट है सारिफ की रहनुमाई। देखिए सारिफ जब किसी चीज को खरीदता है ना तो उसके लिए उसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी प्राइस जिस कीमत के लिहाज से वो चीज खरीदेगा उसी लिहाज से उसमें फादियत पाई जाएगी। तो सारिफ को चाहिए क्या नाम है मार्केट में विजिट करके अच्छे से क्या नाम है चीज की समझ रख के, सोच रख के, प्राइस की कीमत को जानते हुए, वो चीज की कीमत को जानते हुए उस चीज को खरीदे ताकि उससे उसकी फादियत ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सके। दूसरी बात, कानून तलब की बुनियाद, अगर तो कानून तलब की बुनियाद के मुताबिक चीज को खरीदा जाएगा तो फिर उसकी फादियत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे नजदीक ये कहा जाता है कानून तकलील अफादा मुख्ततम में ये कहा जाता है कि जब हम बुनियाद बना लेते हैं, बुनियाद बनाते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी तलब कम कर देते हैं। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी तलब कम कर देते हैं और उसकी कीमत कम होने पर उसकी तलब को बढ़ा देते हैं। तो जब आप इस चीज को सामने रखेंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तीसरी चीज टैक्स, टैक्स आयद करने वाले अदारे,
टैक्स आयद करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, टैक्स आयद करते वक्त रहनुमाई। अब वजीर खजाना ने जब टैक्स आयद करना है तो उसके लिए क्या किया जाए? गरीबों पर टैक्स कम लगाया जाए, अमीरों पर ज्यादा लगाया जाए, ताकि वो हर चीज से फायदा हासिल कर सके। हमारे नजदीक अमीर अमीर से अमीरतर बन जाता है और गरीब बेचारा गरीब से गरीबतर हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो महंगी चीजों को भी इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर लेते हैं और गरीब के लिए उसके अंदर कोई अफादियत नहीं होती है, क्योंकि वो उसको क्या नाम है यूज नहीं कर पाता। उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो चीज को नहीं खरीद पाता और वो उसकी फायदा हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि टैक्स की कीमत जो होती है वो भी टैक्स की जो वैल्यू होती है, टैक्स जो होता है वो भी प्राइस में शामिल कर दिया जाता है और प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी इफादियत फिर कम हो जाती है गरीब के लिए। तो इफादियत को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? टैक्स को समझा जाए। टैक्स आयद करते वक्त क्या किया जाए? वजीर खजाना को चाहिए क्या नाम है टैक्स कम लगाया जाए, अमीरों पे ज्यादा लगाया जाए और गरीबों पे कम लगाया जाए। तो आज ये हमारा टॉपिक जो था कानून तकलील फायदा मुख्ततम का, वो भी हमने आज देख लिया है और आज हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्या नाम है हमने सबसे पहले इसकी तारीफ देखी है, मसाल से समझा है, उसके बाद एक गोशवारा बनाया है, एक डायग्राम बनाई है, गोशवारे की मदद से और डायग्राम की मदद से उसको एक्सप्लेन किया है, उसके मफरूजात पढ़े हैं, उसकी हदूद पढ़ी हैं, उसकी अमली तौर पर अहमियत देखिए कि हमारे नज़दीक उसकी अहमियत क्या है। और इस तरह ये हमारा टॉपिक आज मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़िएगा और यकीनन इंशाल्लाह आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा।